नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 29 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी है उसका टाइटल है इंडिया विल स्ट्रेस क्लाइमेट जस्टिस एट ग्लोबल समिट सेज मिनिस्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन में जलवायु न्याय पर जोर देगा भारत मंत्री। भारत जलवायु न्याय पर जोर देगा और विकसित देशों को ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों से निपटने के लिए आवश्यक वित्त और प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 26वें संस्करण में भाग लेने के लिए ग्लासगो जाने की पूर्व संध्या पर पार्टियों का सम्मेलन होगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी सीओपी में भारत जैसे विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने, एक गर्म दुनिया के अनुकूल होने और एक दृढ़ पारदर्शी ढांचे पर जोर देने की आवश्यकता है, जो यह बताता है कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। यह चर्चा के बिंदु होंगे। श्री यादव ने कहा कि दुनिया ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने की भारत की प्रतिबद्धता को महत्वाकांक्षी के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत की इलेक्ट्रिक वाहन नीति, वन क्षेत्र बढ़ाने की प्रतिबद्धता के साथ साथ राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति की भी इसी तरह की स्वीकृति थी। भारत द्वारा ये कदम 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप थे। सम्मेलन में उठाए जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कई विकसित देशों के साथ COP 26 के भग्न होने की उम्मीद है। एक समय सीमा के लिए धक्का देने की संभावना है, जिसके द्वारा सभी देश शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए सहमत हैं। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसने इस तरह के शुद्ध शून्य लक्ष्य के लिए कोई समय सीमा या यहाँ तक कि एक अस्थायी मार्ग का संकेत नहीं दिया है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य दो प्रमुख प्रदूषकों ने शुद्ध उत्सर्जन को सीमित करने के लिए संभावित समय सीमा के रूप में 2060 और 2050 का संकेत दिया है। भारत ने कई मंचों पर इस आधार पर इस तरह की समय सीमा के लिए मजबूर होने का विरोध किया है। यह जलवायु न्याय के सहमत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए देशों को जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए भिन्न जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है। इसे दोहराते हुए श्री यादव ने हालांकि एक प्रश्न के उत्तर में द हिंदू को बताया कि सभी विकल्प खुले थे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है मोदी टू मीट पोप ऑन हिज वे टू COP 26। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। COP 26 के रास्ते में पोप से मिलेंगे मोदी। COP 26 वर्ल्ड लीडर समिट में भाग लेने के लिए यूके की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे, जहां वह महामारी की शुरुआत के बाद से पहले व्यक्तिगत रूप से G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में मैं G20 और COP 26 जैसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय सभाओं में भाग लेने के लिए रोम, वेटिकन सिटी और ग्लासगो में रहूंगा। प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी बैठक करेंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आर्यन खान टू अदर्स गेट बेल 25 डेज आफ्टर NCB अरेस्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। NCB की गिरफ्तारी के 25 दिन बाद आर्यन खान, दो अन्य को मिली जमानत। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। ड्रग्स के भंडाफोड़ ने विवादों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है और केंद्रीय एजेंसी और उसके अधिकारियों को सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि आर्यन खान के आर्थर रोड जेल से तुरंत बाहर निकलने की संभावना नहीं है, जहां वह न्यायिक हिरासत में है, क्योंकि अदालत ने अभी तक जमानत की शर्तों पर अपना ऑपरेटिव आदेश नहीं दिया है। जस्टिस NW सांबरे की सिंगल बेंच ने आर्यन के सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी। मंगलवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है 97% ऑफ सर्वेड पीपल हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट COVID-19। चलिए इसे पढ़ते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 97% लोगों में COVID-19 के खिलाफ एंटीबॉडी हैं। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 28,000 लोगों में से 97% जिनके रक्त के नमूने सितंबर में शहर
भर से एकत्र किए गए थे ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। विभिन्न आयु वर्ग के यादृच्छिक लोगों के रक्त के नमूने एक सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में एकत्र किए गए थे ताकि यह जांचा जा सके कि उनमें से कितने लोगों ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की थी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सर्वे दिल्ली के 280 वार्डों में किया गया था। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 100 नमूने एकत्र किए गए। सरकार ने यादृच्छिक लोगों के 28,000 नमूने एकत्र किए। केवल 88.2% सकारात्मकता वाले पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सीरो का प्रसार 90.1% अधिक था। राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिलों में सीरो सर्वे किया गया और आंकड़ों से पता चला कि 97% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी थे। उन्होंने कहा कि सभी जिलों ने 95% से अधिक का मूल्य दिखाया और लगभग सभी टीकाकरण वाले लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो गए थे। मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण से पता चला है कि रोग सूचक कोविड-19 संक्रमण के पिछले इतिहास के साथ गंभीरता के बावजूद ऐसे इतिहास के बिना एंटीबॉडी होने की संभावना काफी अधिक थी। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 95.3% जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों खुराक ली थी उनमें एंटीबॉडी विकसित हो गई थी। कोवैक्सीन के लिए यह आंकड़ा 93% था। इसी तरह कोविशील्ड की एक खुराक लेने वाले 95.6% लोगों में एंटीबॉडीज थे। कोवैक्सीन के लिए यह 92.1% था। प्रश्न है कि एक सीरो सर्वेक्षण क्या है, तो इसका उत्तर सुनिए। शहर भर से एकत्र किए गए रक्त के नमूनों का परीक्षण एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग करके एक प्रयोगशाला में किया जाता है ताकि यह पता लगा जा सके कि व्यक्ति वायरस से संक्रमित था या नहीं और उसके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज विकसित थे या नहीं। एक सकारात्मक परिणाम का अर्थ होगा कि व्यक्ति ने एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति किसी बिंदु पर संक्रमित था और उसने वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी विकसित कर ली थी। शहर में पिछले साल जून जुलाई में किए गए इस तरह के पहले सर्वेक्षण से पता चला था कि सर्वेक्षण में शामिल 23.4 लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो गई थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सपोर्ट फॉर टेरर आउटफिट डजंट अट्रैक्ट यूएपीए तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आतंकी संगठन को समर्थन यूएपीए को आकर्षित नहीं करता ऐसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक सदस्य के रूप में या अन्यथा एक आतंकवादी संगठन के साथ मात्र जुड़ाव 1967 के कठोर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक आतंकवादी संगठन के लिए एसोसिएशन या समर्थन के साथ आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के इरादे से होना चाहिए। जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय एस ओका की बेंच ने एक फैसले में स्पष्ट किया जो राज्य के उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण लहर पैदा कर सकता है। आतंकी कानून के तहत युवाओं को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का अधिकार। अदालत यूएपीए की धारा 38 एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता और 39 जो कि एक आतंकवादी संगठन का समर्थन से संबंधित हैं उनसे निपट रही थी। दोनों धाराओं में 10 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। न्यायमूर्ति ओका ने आगे लिखा कि केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ संबद्ध धारा 38 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल एक आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन धारा 39 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन और समर्थन एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइम सेंटर रिलीजेस फाइनल ट्रेंच ऑफ जीएसटी रिकॉम्पेंस लोन्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने जीएसटी प्रतिपूर्ति ऋण की अंतिम किस्त जारी की। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके जीएसटी मुआवजे की बकाया राशि के एवज में एक के बाद एक ऋण के रूप में 44,000 करोड़ रुपए जारी किए। इस प्रकार इस वित्तीय प्रणाली के माध्यम से 1.59
लाख करोड़ रुपए की अनुमानित मुआवजे की कमी के हस्तांतरण को पूरा किया। इस वर्ष जीएसटी मुआवजे की बकाया राशि का शीघ्र वितरण वित्तीय वर्ष में अभी भी 5 महीने शेष होने के कारण राज्यों को 2020-21 की तुलना में अपने वित्त का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। जब 1.1 लाख करोड़ रुपए उन्हें छोटी किस्तों में बाद की तिमाही तक हस्तांतरित किए गए थे। इस साल की अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी को 3 चरणों में जारी किया गया है। 15 जुलाई को 75,000 करोड़, 7 अक्टूबर को 40,000 करोड़ और नवीनतम भुगतान 44,000 करोड़। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1.59 लाख करोड़ रुपए वास्तविक उपकर संग्रह के आधार पर इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जाने वाले 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे के अतिरिक्त होगा। सामान्य जीएसटी मुआवजे के रूप में अर्जित होने वाले फंड हर 2 महीने में जारी किए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी मुआवजे की राशि से अधिक 2.59 लाख करोड़ रुपए की राशि होने की उम्मीद है। यह दर्शाता है कि यह 2020-21 के लिए अभी भी लंबित मुआवजे की कमी में से कुछ के लिए बना सकता है। मंत्रालय ने कहा कि यह उम्मीद की जाती है कि यह रिलीज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अन्य चीजों के साथ अपने सार्वजनिक व्यय की योजना बनाने में मदद करेगी। कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आईसीआरए के मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि जीएसटी मुआवजे के ऋणों को जल्द जारी करने से राज्यों को साल के अंत में खर्च करने की योजना से बचने में मदद मिलेगी और तत्काल अवधि में राज्य विकास ऋण की नीलामी के आकार को कम करने में मदद करनी चाहिए। ऋण राशि का 1/3 सिर्फ 4 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को प्रदान किया गया है। यह उन राज्यों के सामने आने वाले संरचनात्मक झटके को उजागर करता है जो मूल संक्रमण और 5 साल की मुआवजे की अवधि समाप्त होने के बाद जीएसटी मुआवजे पर उच्च निर्भरता के साथ सामना कर रहे हैं। ये सब सुश्री नायर ने कहा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऋण की राशि का 1/3 केवल 4 राज्यों यानी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को प्रदान किया गया। साथ ही न्यूज समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडस्ट्री एलिवेट्स 7 एडवोकेट्स एज एससी जजेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कानून मंत्रालय ने 7 अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया। कानून मंत्रालय ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों और राजस्थान उच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार 7 नई नियुक्तियां न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने से पहले अधिवक्ता थीं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त लोगों में अधिवक्ता विकास सूरी, संदीप मौदगिल, विनोद शर्मा भारद्वाज, पंकज जैन, जसजीत सिंह बेदी शामिल हैं। एडवोकेट कुमारी रेखा बोराना और समीर जैन को राजस्थान हाईकोर्ट में प्रोन्नत किया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइना रिजेक्ट कंसर्न्स ओवर बॉर्डर लॉ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन ने सीमा कानून पर चिंताओं को खारिज किया। भारत द्वारा चीन द्वारा पारित किए जाने वाले एक नए भूमि सीमा कानून पर कड़ी चिंता व्यक्त करने के एक दिन बाद बीजिंग ने गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि प्रासंगिक देश सामान्य कानून पर व्यर्थ अटकलें नहीं लगाएंगे। भारत ने बुधवार को कहा कि 1 जनवरी से लागू होने वाले नए चीनी भूमि सीमा कानून का इस्तेमाल वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर बीजिंग के कार्यों को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और कानून पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय एमईए ने कहा कि कानून का इस्तेमाल किसी भी चीनी सेना के हालिया कदमों को औपचारिक रूप देने के लिए बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आगे के क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को इकट्ठा करने से लेकर अतीत के उल्लंघन में कई अपराधों को अंजाम देने तक। एमईए ने कहा कि चीन का एक ऐसा कानून लाने का एक तरफा फैसला जो हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर प्रभाव डाल सकता है हमारे लिए चिंता का विषय है। सीमा कानून सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना और स्थानीय अधिकारियों के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। सेना को अभ्यास करने के लिए और स्थानीय सरकारों के लिए सीमा विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। उन परियोजनाओं में भारत और भूटान की सीमाओं के साथ विवादित क्षेत्रों में सीमांत गाँव
गाँव नामक नागरिक बस्तियों का निर्माण शामिल है। भारत की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उम्मीद है कि संबंधित देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का पालन करेंगे और चीन के सामान्य घरेलू कानून पर अनावश्यक अटकलों से दूर रहेंगे। की प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, 23 अक्टूबर को चीन की 13वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति के 21वें सत्र में राष्ट्रीय भूमि सीमा कानून को अपनाया गया था। उसी दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के और दस्तावेज जारी किए गए, जिसे 1 जनवरी 2022 से लागू करने की घोषणा की गई है। इस साल 7 अध्याय और 62 लेख हैं। यह स्पष्ट रूप से विभिन्न विभागों के साथ साथ सैन्य और नागरिक अधिकारियों के बीच नेतृत्व प्रणाली और कर्तव्यों के विभाजन को निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय भूमि सीमाओं के परिसीमन और सीमांकन, राष्ट्रीय भूमि सीमाओं और सीमाओं की रक्षा और प्रबंधन और राष्ट्रीय भूमि सीमा मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में स्पष्ट प्रावधान भी करता है। उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही साथ जोर देकर कहा कि इस कानून को तैयार करने और प्रख्यापित करने का मुख्य उद्देश्य सीमा प्रबंधन को और अधिक समन्वय, विनियमित और मजबूत करना और संबंधित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। श्री वांग ने कहा कि यह राष्ट्रीय भूमि मामलों से संबंधित मौजूदा संधियों के साथ चीन के अनुपालन को प्रभावित नहीं करेगा। चीन ने पहले ही चीन की सीमा प्रबंधन और इसके साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के साथ सहयोग के वर्तमान तरीके पर हस्ताक्षर किए हैं या बदल दिए हैं। न ही यह प्रासंगिक सीमा मुद्दों पर चीन स्थिति और प्रस्ताव का। MEA ने बुधवार को कहा कि दोनों पक्षों द्वारा पहले किए गए समझौतों पर एक तरफा कदम का कोई असर नहीं होगा। हालांकि उन समझौतों में से कई पिछले साल LAC के साथ चीन सेना के कदमों के मद्देनजर तनाव में हैं। पूर्वी लद्दाख में संकट कई दौर की बातचीत के बाद भी है। इसी के साथ न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है इंडिया EU ट्रेड टॉक रिज्यूम बाय दिसंबर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। दिसंबर तक फिर से शुरू होगी भारत यूरोपीय संघ वार्ता। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार 8 साल के अंतराल के बाद भारत और यूरोपीय संघ EU दिसंबर तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते यानी BTIA के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। एक अन्य अधिकारी ने मई में घोषित भारत EU कनेक्टिविटी साझेदारी को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अप्रत्यक्ष संदर्भ में इस तरह की अन्य पहलों के लिए काउंटर फाइल करार दिया। अधिकारी ने गुरुवार को एक रिपोर्ट लॉन्च के मौके पर कहा कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार वार्ता इस साल के अंत तक किसी भी समय शुरू होने के लिए तैयार है। हमने प्राथमिकता दी है और चर्चा आगे बढ़ेगी और साथ ही साथ व्यापक बातचीत भी होगी। यह विकासशील देशों के लिए थिंक टैंक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS द्वारा आयोजित रिपोर्ट इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, डिमांड एंड डेमोक्रेसी के लॉन्च के मौके पर बोल रहे थे। संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि हमारे मूल्यों, समावेशिता और पारदर्शिता, स्थानीय पर्यावरण, कर्ज के जाल से बचने पर जोर, साझेदारी में इनका उल्लेख नहीं हो सकता है, लेकिन वे हमारी चर्चा का हिस्सा थे और हम इसके तत्वों को शामिल करने के लिए सावधान रहे हैं। संयुक्त सचिव EW विदेश मंत्रालय चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अप्रत्यक्ष संदर्भ में जो छोटे देशों पर ऋण जाल बनाने के लिए आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। UK के साथ इसी तरह के समझौते के लिए बातचीत 1 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष इस महीने के अंत तक जल्दी फसल समझौते के लिए प्रस्तावों को मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सेंटर प्रोपोजेज स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस फॉर CWC। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने CWC के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा। केंद्र ने प्रस्तावित किया है कि जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता या किसी संगठन के सदस्य के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, वे बाल कल्याण समितियों CWC की सदस्यता के लिए
लिए पात्र नहीं होंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 में संशोधन के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की। यह किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण जे संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित होने के बाद है। इस साल की शुरुआत में जिलाधिकारियों डीएम को गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए जो मामलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करेगा। मसौदा केंद्रीय गोद लेने वाली एजेंसी कारा को एनआरआई और ओसीआई द्वारा गोद लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने का अधिकार भी देते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगले न्यूज का टाइटल है नीट यूजी रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड तेज एससी। चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट यूजी के नतीजे घोषित हो सकते हैं एससी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2 उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के लिए नीट यूजी 2021 के परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ कर दिया है। उच्च न्यायालय ने दोनों छात्रों की याचिका पर यह आदेश पारित किया कि उन्हें परीक्षा में अलग अलग क्रमांक वाले प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली एक पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे नीट के परिणाम घोषित करने की अनुमति मिल गई। खंडपीठ ने कहा कि वह 2 छात्रों के मामले पर विचार करेगी जिसमें उनके लिए क्या किया जा सकता है और बाद में विस्तार से विचार किया जाए। एनटीए ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एनटीए के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुल 6 छात्रों के मामलों में भ्रम हुआ था, जिनमें से केवल 2 ही अदालत में आए थे। शेष 4 ने परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए। अदालत ने दोहराया कि 2 छात्रों द्वारा की गई शिकायत के कारण परिणाम रोकने का कोई कारण नहीं था। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि 16 लाख छात्र हैं जो परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि हम 2 छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं। एनटीए सुधार करने के लिए तैयार है, कृपया परिणामों की घोषणा करें। अदालत ने 12 नवंबर को फिर से मामले की जांच करने के लिए विस्तार से जांच की कि दोनों छात्रों के लिए क्या राहत दी जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए। अगली न्यूज का टाइटल है तुषार गांधी चैलेंजेस साबरमती आश्रम रिवैम्प। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तुषार गांधी ने साबरमती आश्रम के सुधार को चुनौती दी। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम के पुनर्विकास की राज्य सरकार की 1200 करोड़ रुपए की योजना के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया है। एक जनहित याचिका में श्री गांधी ने प्रस्ताव को चुनौती दी है, जिसके तहत सरकार ने पुनर्विकास प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें निवासियों को आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित करके अपने क्षेत्र को 5 से 55 करोड़ तक बढ़ाना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित परियोजना महात्मा गांधी की व्यक्तिगत इच्छाओं के विपरीत रूप से विरोध थी, जिन्होंने आश्रम की स्थापना की और 1917 से 1930 तक वहां रहे। श्री गांधी ने तर्क दिया है कि परियोजना के आगे बढ़ने से स्वतंत्रता आंदोलन के मंदिर और स्मारक में कमी आएगी और आश्रम एक व्यावसायिक पर्यटक आकर्षण स्थल में बदल जाएगा। इसे अभी प्रबंधित करने वाले ट्रस्ट के बजाय सरकार और निजी फर्मों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। उन्होंने स्मारक और इसके परिसर के विकास के लिए उद्योग और खान विभाग द्वारा एक शासी परिषद और एक कार्यकारी परिषद, जिसमें पूरी तरह से सरकारी पदाधिकारी शामिल हैं, के गठन के 5 मार्च के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि अगर अदालत ने सरकार के भोग पर रोक नहीं लगाई तो पूरा परिसर बर्बाद हो जाएगा और एक वाणिज्यिक मनोरंजन परिसर में बदल जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि वह आश्रम के किसी भी भवन को नहीं बदलेगी। सभी विरासत भवनों को गांधीवादी लोकाचार के अनुसार बहाल किया जाएगा, यह कहा और जोर देकर कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य अधिग्रहण करना नहीं था, बल्कि क्षेत्रों का विस्तार करके इसे पुनर्विकास करना था। इसी के साथ ये समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है JNK गवर्नमेंट ट्रांसफर 65
55.6 acres to CRPF। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार CRPF को 65.5 एकड़ जमीन हस्तांतरित। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को घाटी में तैनात CRPF कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 524 कनाल यानी लगभग 65.5 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित की। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद AC ने CRPF के पक्ष में 524 कनाल और 11 मरला भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ताकि बटालियन कैंपिंग साइट स्थापित की जा सके। एक प्रवक्ता ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए अधिसूचित स्टाम्प शुल्क दरों के अनुसार भुगतान के खिलाफ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। यह CRPF कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित और उचित आवास प्रदान करेगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है MHA एक्सटेंड्स कोविड-19 गाइडलाइंस टिल नवंबर 30। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। MHA ने कोविड-19 दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा। गृह मंत्रालय MHA ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए गए कोविड-19 दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। MHA ने राज्यों से रोकथाम उपायों के सख्त कार्यान्वयन के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रासंगिक कार्रवाई करने को कहा है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है आई ऑन अफगानिस्तान, चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजाकिस्तान। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तजाकिस्तान में सैन्य अड्डा बना लिए अफगानिस्तान, चीन पर नजर। गुरुवार को एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अफगान सीमा के पास तजाकिस्तान में एक सैन्य अड्डे पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेगा कि वह चुपचाप काम कर रहा है और ताजिकी सरकार के लिए एक नया आधार भी बनाएगा। तजाकिस्तान ने बुधवार को तजाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय और चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय या पुलिस बल के बीच एक समझौते के बाद एक नए आधार के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। US वित्त पोषित रेडियो फ्री यूरोप RFI ने बताया यह कि समझौते पर सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे थे, न कि चीनी सेना द्वारा। पड़ोसी अफगानिस्तान में अस्थिरता पर बढ़ती चिंताओं के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। नया आधार RFI ने ताजिक अधिकारियों के हवाले से कहा कि तजाकिस्तान के रैपिड रिएक्शन ग्रुप या विशेष बलों के स्वामित्व में होगा और $10 बिलियन की लागत के लिए चीन द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। यह पूर्वी गोर्नो बदख्शां स्वायत्त प्रांत में पामीर पहाड़ों के पास स्थित होगा और वहां चीनी सैनिक तैनात होंगे, जबकि यह आधार ताजिक नियंत्रण में होगा। तजाकिस्तान सरकार एक मौजूदा सुविधा का पूर्ण नियंत्रण हस्तांतरित करने के लिए भी सहमत हो गई है, जिसका दोनों पक्ष संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हैं। एक पूर्व सोवियत आधार जो चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ट्राई जंक्शन और वखान से दूर नहीं है। कॉरिडोर जहां चीन अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर से कम सीमा साझा करता है। रूस और भारत उन देशों में शामिल हैं जिनकी तजाकिस्तान में पहले से ही सैन्य मौजूदगी है। हालांकि चीन और तजाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर वहां चीनी सुरक्षा बलों की मौजूदगी से इनकार करना जारी रखा है। हालांकि दुशांबे में चीन के दूतावास से तजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को RFI द्वारा देखे गए एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ताजिक सरकार ने चीन से सैन्य सहायता के बदले पूर्ण नियंत्रण स्थानांतरित करने की पेशकश की। माना जाता है कि उस बेस में भी चीनी सेना नहीं बल्कि चीन की पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो जिजियांग में आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। बेस में चीन की दिलचस्पी उसके पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में उसकी सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी है, जो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बेस एक बार पूर्ण नियंत्रण स्थानांतरित में हो जाने के बाद हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबूती के बाद केवल दूसरी ज्ञात विदेशी चीनी सुरक्षा सुविधा बन जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है म्यांमार मिलिट्री इज टॉर्चरिंग डिटेनीज अक्रॉस कंट्री प्रोब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। देश भर में बंदियों
बंदियों को प्रताड़ित कर रही म्यांमार की सेना जांच। फरवरी में सरकार के अपने के बाद से म्यांमार की सेना देश भर में बंदियों को व्यवस्थित तरीके से प्रताड़ित कर रही है। एसोसिएटेड प्रेस ने हाल के महीनों में कैद और रिहा किए गए 28 लोगों के साक्षात्कार में पाया है। 3 दोषपूर्ण सैन्य अधिकारियों की गवाही के साथ साथ फोटोग्राफिक साक्ष्य, रेखाचित्रों और पत्रों के आधार पर एपी जांच एक अत्यधिक गोपनीय निरोध प्रणाली में अधिग्रहण के बाद से सबसे व्यापक रूप प्रदान करती है में 9000 से अधिक लोग तौत मोडा के रूप में जानी जाने वाली सेना और पुलिस फरवरी से अब तक 1200 से अधिक को मार डाला है, जबकि अधिकांश यातना सैन्य परिसर के अंदर हुई है। तौत मोडा ने सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सामुदायिक हॉल और शाही महल को पूछताछ केंद्रों में बदल दिया है। कैदी देश के कोने कोने से और विभिन्न जातीय समूहों से आए थे और एक 16 वर्षीय लड़की से लेकर भिक्षु तक। कुछ को सेना के खिलाफ विरोध करने के लिए हिरासत में लिया गया था, दूसरों को बिना किसी स्पष्ट कारण के। पूछताछ में कई सैन्य इकाइयों और पुलिस शामिल। म्यांमार में यातना के तरीके समान थे। सेना का यातना का एक लंबा इतिहास रहा है। 2010 में देश में लोकतंत्र संक्रमण से पहले हाल के वर्षों में यातना को अक्सर जातीय क्षेत्रों में दर्ज किया गया था, लेकिन इसका उपयोग अब पूरे देश वापस आ गया है। लेकिन एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के अनुसार इस बार की यातना अब तक की सबसे बड़ी यातना है। समूह का कहना है कि फरवरी से अब तक सुरक्षा बलों ने 1218 लोगों को मार डाला है, जिन कम से कम 121 बंदियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी के साथ ये समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फेसबुक चेंजेस पेरेंट कंपनी नेम टू मेटा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फेसबुक ने मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया। फेसबुक के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को घोषणा की मूल कंपनी का नाम बदलकर मेटा किया जा रहा है, जो कि इसके परेशान सोशल नेटवर्क से परे भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। नया हैंडल तब आता है जब सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी अपने सबसे खराब संकटों को दूर करने की कोशिश करती है। इंटरनेट के मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी संस्करण के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं की धुरी है, जिसे टेक दिग्गज भविष्य के रूप में देखता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अपने नाम रिब्रांडेड के तहत रखेंगे। हमारे सामाजिक मुद्दों के साथ संघर्ष करने और बंद प्लेटफॉर्मों के तहत रहने से बहुत कुछ सीखा है, और अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे लेने और अगले अध्याय को बनाने में मदद करने का समय है, श्री जुकरबर्ग ने एक वार्षिक डेवलपर्स सम्मेलन के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आज से हमारी कंपनी अब मेटा है। हमारा मिशन वही है, फिर भी लोगों को एक साथ लाने के बारे में हमारे ऐप्स और उनके ब्रांड वे नहीं बदल रहे हैं। फेसबुक के आलोचकों ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पर पलटवार किया जिसमें रिब्रांडिंग योजनाओं को लीक किया गया था, यह तर्क देते हुए कि कंपनी हाल के घोटालों और विवादों से ध्यान हटाने का लक्ष्य बना रही थी। खुद को द रियल फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड कहने वाले कार्यकर्ता समूह ने चेतावनी दी है कि तेल और तंबाकू जैसे प्रमुख उद्योगों ने अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए रिब्रांड किया था। समूह ने कहा कि असली मुद्दा निरीक्षण और विनियमन की आवश्यकता थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस रिटर्न्स 250 एंटिक्विटीज टू इंडिया। चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत को 250 पुरावशेष लौटाए। एक चोरी की कला योजना की लंबे समय से चल रही जांच में अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को भारत को लगभग 250 पुरावशेष लौटा दिए। न्यूयॉर्क शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक समारोह के दौरान अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की वस्तुएं सौंपी गईं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र बिंदु एक कांस्य शिव नटराज है, जिसकी कीमत $4 मिलियन है। समारोह मैनहट्टन जिला अटॉर्नी के कार्यालय और यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट द्वारा व्यापक जांच से उपजा है। जांच में उन हजारों पुरावशेषों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिन्हें कथित तौर पर डीलर सुभाष कपूर द्वारा संयुक्त राज्य में तस्करी कर लाया गया था, जिन्होंने आरोपों से इनकार कर दिया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रूपी बॉन्ड्स गेन ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस डिक्लाइन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट से रुपया बॉन्ड में तेजी। वैश्विक कच्चे तेल कीमतों में गिरावट के रूप में गुरुवार
बुधवार को रुपया और बॉन्ड मजबूत हुए, जिससे अर्थव्यवस्था में निरंतर आयातित मुद्रास्फीति के दबाव पर निवेशकों की चिंताओं को शांत करने में मदद मिली। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 80% आयात करता है और उच्च वैश्विक कीमतें अर्थव्यवस्था के माध्यम से फैलती हैं और उपभोक्ताओं को चोट पहुंचाती हैं। साथ ही देश के चालू खाते के घाटे को भी बढ़ाती हैं। डेटा के अमेरिकी आविष्कारों में उछाल और यूरोप रूस में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और चीन में प्रकोप के बढ़ते मामलों के बाद तेल की कीमतें 2 सप्ताह में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं और आर्थिक सुधार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रुपया बुधवार को अपने 75.025 के करीब के मुकाबले 74.84 या 85 प्रति डॉलर पर 0.748 GMT पर कारोबार कर रहा था। ट्रेडर्स ने कहा कि बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट आई है। यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और 10 साल के साथ तेल की कीमतों में प्रमुख ट्रिगर्स की अनुपस्थिति में 6.25% और 6.40% के बीच सीमाबद्ध रहने की उम्मीद है। सत्र में पहले 6.31% को छूने के बाद 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.33% पर कारोबार कर रहा था, जो एक आधार अंक नीचे था। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को 2 नवंबर को 50,000 करोड़ रुपए की 28 दिवसीय परिवर्तन दर रिवर्स रेपो नीलामी की घोषणा की। लोगों ने कहा कि यह तरलता सामान्यीकरण की दिशा में एक और कदम है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कोल इंपोर्ट्स बाय पावर यूनिट स्लाइड टू 7-year लो। चलिए इसे पढ़ते हैं। बिजली इकाइयों से कोयले का आयात 7 साल के नीले स्तर पर। उच्च कीमतों के कारण भारतीय उपयोगिताओं का कोयला आयात नंबर में 73% से अधिक गिरकर 7 वर्षों में सबसे कम हो गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र द्वारा कोयले की कमी को दूर करने के लिए शिपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक कॉल के बावजूद ऐसा हुआ है। उपयोगिताओं द्वारा आयात सितंबर में गिरकर 1.08 मिलियन टन हो गया, जबकि एक साल पहले यह 4.03 मिलियन टन और सितंबर 2019 में 5.23 मिलियन टन था। भारत ने अगस्त के अंत में उपयोगिताओं से कोयले का आयात करने का आग्रह किया था, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित प्रतिबंधों में ढील के बाद कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन में वृद्धि कई बिजली संयंत्रों को ईंधन से बाहर निकालने के कगार पर धकेल दिया गया था। हालांकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि आयातित कोयले पर निर्भर राज्य सरकार द्वारा संचालित तटीय बिजली संयंत्रों ने आपूर्ति में कटौती की है, क्योंकि वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे कोल इंडिया पर अधिक उत्पादन करने का दबाव बढ़ रहा है। भारत की कोयले से चलने वाली क्षमता के लगभग 3/5 हिस्से में वर्तमान में कोयले की सूची है, जो 3 दिनों या उससे कम समय तक चलेगी, जैसा आंकड़ों से पता चला। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज का टाइटल है गोल्ड डिमांड राइज 47% इन जुलाई सितंबर WGC। चलिए इसे पढ़ते हैं। जुलाई सितंबर में सोने की मांग 47% बढ़ी WGC। भारत में सोने की मांग, जो एक साल पहले की तुलना में जुलाई सितंबर तिमाही में 47% अधिक थी, त्योहार और शादी के मौसम मांग के कारण चालू तिमाही में और बढ़ने की। सोम सुंदरम क्षेत्रीय CEO भारत विश्व ने कहा कि देश में उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद से भी पीली धातु की मांग में और तेजी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत की Q3 2021 सोने की मांग 139.1 टन है, जो 2020 में 47% की छलांग है। यहाँ Q3 से मतलब जुलाई से सितंबर की बात हो, जो कम आधार प्रभाव और सकारात्मक व्यापार और उपभोक्ता भावनाओं की वापसी संयोजन को दर्शाती है। आगे उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से उच्च टीकाकरण दर और गिरती संक्रमण दर के साथ महामारी पर एक मजबूत प्रकट प्रतीत होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में एक मजबूत पलटाव होता है। उन्होंने कहा कि सोने की कीमतों में नरमी से भी उपभोक्ताओं में खासी दिलचस्पी पैदा हुई। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार और शादी का मौसम महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे व्यस्त होने की खरीदारी का मौसम हो सकता है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है कश्मीर ऑन द बॉयल अगेन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कश्मीर में फिर उबाल। अक्टूबर 2021 आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में मारे गए नागरिकों की संख्या जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ गई है। 12 नागरिकों की अक्टूबर में मृत्यु हो गई है, जो कि पिछले 2 वर्षों में किसी भी महीने में सबसे अधिक हैं और साथ ही साथ 2012 के बाद से चौथी सबसे ज्यादा मारे गए लोगों की संख्या है। 2006 से 2012 की अपेक्षाकृत शांति की अवधि के बाद इस समय कश्मीर में बहुत तेजी से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रमुख विभक्ति बिंदु 2016 में था, जब हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी मारा गया। इसके बाद से कश्मीर में लगे लॉकडाउन से उसका राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार छीन लिए जाने के बाद पहली बार संवैधानिक स्थिति और कोविड-19 से संबंधित दूसरी घटनाओं के कारण इन घटनाओं में वृद्धि आई है। हालांकि आतंकी मामले फिर से बढ़ते दिख रहे हैं और नागरिक, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं, वे भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसके साथ ही आप नीचे के बने हुए यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि जम्मू, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के अलग अलग शहरों में सन 2000 से लेकर के 2021 के बीच में किस क्षेत्र में कितने लोगों की मौतें हुई हैं, वो यहाँ आपको प्रदर्शित किया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है कि पिछले 5 सालों में साउथ कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जैसे इलाकों में मौतों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और इसके साथ भी पुंछ और राजौरी जैसे डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जम्मू के अंग हैं, वहां पर पिछले कुछ समयों के दौरान मौतों की संख्या में काफी स्थायीपन दिखाई दिया है। और यहाँ पर जो एक ग्राफ बना है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर के 2020 अक्टूबर तक के बीच के कैसे कैसे लोगों की डेथ हुई है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस, नागरिकों और आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाली प्रदर्शन कर। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चार्ट महीनेवार आंकड़ों को दिखाता है, जो कि ऐसे लोगों की संख्या को दिखाता है जो आतंकी घटनाओं के कारण मारे गए हैं या नागरिकी घटनाओं के कारण मारे गए हैं या दूसरे किसी सुरक्षा बलों के कारण। तो यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है कि ऐसे नागरिकों की संख्या जो अक्टूबर 2021 यानी कि 12 अक्टूबर, माफ कीजिए 26 अक्टूबर तक जिनकी डेथ हुई थी, वो 2012 के बाद से चौथी सबसे ज्यादा हुई मौत संख्या है। और इसके साथ ही साथ अक्टूबर 2021 में 25 मौतें हुई हैं, जो 2012 के बाद से किसी भी महीने की चौथी सबसे मृत्यु दर को दिखाता है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से समझने और पढ़ने की कीजिएगा। यहीं पर 29 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।